हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज साइंस से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, और ये मेरा पार्ट 19 है। इसी तरह हम कई प्रीवियस पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हर एक पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है यानी कि होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने के लिए टोटल 20 एमिनो अम्ल की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, कितनी आवश्यकता होती है एमिनो अम्ल की? तो 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ओके, हमारे शरीर में ऊतक होते हैं। ठीक है, तो इनका निर्माण किससे होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। ठीक है, किससे होता है जी? प्रोटीन से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ओके, एंजाइम जो होते हैं, जैसे हमारे लार में टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। ओके, तो हर एक पार्ट में हर एक एंजाइम का अलग अलग कार्य होता है। ओके, तो एंजाइम जो मूल रूप से होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से, इसे हम कहा जाए तो हम कहेंगे ये एक प्रोटीन का एक हिस्सा है। ठीक है, यानी एक प्रोटीन के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। ओके, आप लोग जानते होंगे सोयाबीन में जो है अधिक मात्रा में प्रोटीन उसमें मौजूद होता है। ठीक है, तो उसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन मौजूद होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सोयाबीन में जो होता है टोटल 42% यानी कि 42% यानी 42% उसमें जो है होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन 42% उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? ओके, देखिए विटामिन शब्द जो प्रतिपादित किया था ये क्या था? फंक ने। ओके, यानी फंक के द्वारा विटामिन शब्द जो है मतलब लागू किया गया। ठीक है, यानी कि ये विटामिन का नाम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है या फैलता है? ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो होता है रतौंधी रोग। ठीक है, ओके, विटामिन बी के कमी कारण होता है बेरी रोग। ठीक है, और विटामिन सी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और डी के कारण क्या होता है? घेंगा रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी मोतियाबिंद जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, आंखों में ये होता है। ठीक है, तो रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब विटामिन का ए का सबसे अच्छा स्रोत शायद गाजर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? ओके, कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट मौजूद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है जी? एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है यानी एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, मछलियों के यकृत में यानी कि लीवर में तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत में तेल होता है। ओके, तो उसमें किसकी सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है उसकी प्रचुरता? ओके, क्या पाया जाता है उसमें? तो उसमें विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, मछलियों के यकृत में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। ठीक है, मछलियों के यकृत में यानी कि लीवर में विटामिन डी क्या होता है जी? प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का केमिकल नेम आपसे पूछ रहा है, तो विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल होता है। क्या होता है जी? टेकोफेरोल होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? बताइए, अगर आपके शरीर में उस विटामिन का कमी आ जाए तो मान लो आपको चोट लगा या फिर कहीं से आपको खरोच लगा और ब्लड निकलना शुरू हो जाए, तो वो जो थक्का बनता है वो किस विटामिन के कारण बनता है ये आपको बताना है। तो वो बनता है विटामिन के कारण बनता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपका थक्का बनेगा ही नहीं, खून बहता रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो सकता है। ओके, तो एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी के कारण। ओके, और आयरन की कमी को जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? हरी साग सब्जी में। ठीक है, खास करके साग में। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 13,
टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग जब हमें हो जाता है तो शरीर का कौन सा अंग इफेक्टेड होता है? ओके, ये आपको बताना है। तो उसमें होता है आपका आंत, शरीर का आंत जो है ये इफेक्टेड होता है, इसी पे ज़्यादा जो है असर आता है। ठीक है, तो आंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हैजा का क्या कारण है? हैजा रोग किसके कारण फैलता है? ओके, तो हैजा रोग बैक्टीरिया के कारण फैलता है, यानी कि जीवाणु के द्वारा फैलता है। ओके, तो हैजा हो जाएगा जीवाणु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एलिसा जांच। एलिसा जांच किस रोग की पहचान है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान है, ये आपको बताना है। अगर किसी को एलिसा जांच की डॉक्टर अगर आपको मशवरा देता है, यानी वो आपको बता रहा है कि आपको एड्स की जो है हो सकती है, एड्स की भी जो है इसमें इफेक्टेड इसमें आप में हो सकता है। ठीक है, तो एड्स की जांच में एलिसा जांच आता है। ठीक है, एलिसा जांच का मतलब है कि एड्स का जो है शंका होना। ठीक है, नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर, मैनोमीटर का इस्तेमाल किसके माप मेजर करने के लिए किया जाता है? तो गैसों का दाब। ओके, गैसों का प्रेशर, गैसों का प्रेशर यानी गैसों का दाब मेजर करने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, मैनोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, ये आपको बताना है। ओके, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर क्या होगा? इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महो। महो जो है विद्युत चालकता की यूनिट है। महो क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट है, इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो कि डॉक्टर था। ठीक है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना या फिर हरगोविंद खुराना यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? ओके, प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको बताना है। तो वो एक डॉक्टर थे, यानी कि वो इसे चिकित्सा विज्ञान में मिला होगा। ठीक है, ओके, डॉक्टर हरगोविंद खुराना यहाँ पे इसीलिए डॉक्टर नहीं लिखा गया है ताकि आप कंफ्यूज में थोड़ा सा रहो। ठीक है, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था लेनेक नामक वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने। ओके, लेनेक नामक साइंटिस्ट ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने ही जीवाणु यानी बैक्टीरिया का जो है इन्वेंशन किया था, खोज किया था, पता किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? टिश्यू कल्चर किसके संबंध के लिए किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? तो अनुवांशिकी के अध्ययन के लिए टिश्यू कल्चर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा अनुवांशिकी के लिए। ठीक है, टिश्यू कल्चर अनुवांशिकी के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? किसके अध्ययन से संबंध रखता है? तो ये पीडियाट्रिक्स जो है ये शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित रखता है। ओके, अगर शिशु रोग के बीमारी के बारे में अगर कोई अध्ययन कर रहा है तो उसे या माना जाएगा कि वो पीडियाट्रिक्स जो है अध्ययन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं 23, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? जी, मधुमक्खियों का पालन आपको बताना है क्या कहलाता है। तो मधुमक्खियों का पालन आपका कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मांसपेशियों का अध्ययन। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोलॉजी। मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। ओके, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जी, मायोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीट से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीट से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीट से संबंधित यानी कीड़े मकोड़ों के संबंधित इंसेक्ट से रिलेटेड जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटेमोलॉजी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटेमोलॉजी। ठीक है, कीट से संबंधित यानी इंसेक्ट्स से रिलेटेड ओके आपका जीव विज्ञान की शाखा एंटेमोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 26, वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी कहा जाता है। ओके, अनुवांशिकी कहा जाता है। वंशागति के नियम के अध्ययन को स्टडी को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर से रिलेटेड रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जी, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैंसर से संबंधित रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव मतलब समझ रहे हैं ना? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोमेटोलॉजी। ठीक है, घाव का अध्ययन ओके यानी आपका जख्म हो जाता है आपके शरीर में। ठीक है, तो वो घाव से घाव कहते हैं। ठीक है, तो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
आर्थिनोलॉजी, आर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है जी? तो पक्षी का अध्ययन यानी बर्ड के बारे में अध्ययन किया जाता है आर्थिनोलॉजी में। आर्थिनोलॉजी में पक्षी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तितलियों के बारे में अध्ययन यानी बटरफ्लाई, तितलियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? ओके, तो इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर हो जाएगा आपका लैप्डेटेरियोलॉजी। लैप्डेटेरियोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैप्डेटेरियोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज की इस वीडियो में मैंने जनरल नॉलेज साइंस से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, और ये मेरा पार्ट 19 था। इसी तरह हम कई पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आगे भी अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।